आदर्श पठन में हम उचित भाव, गति, लय और यति इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए उचित उतार चढ़ाव के साथ आदर्श पठन प्रस्तुत करेंगे। फिर छात्राध्यापिका कठिन शब्दों का उच्चारणाभ्यास कराएंगी। उच्चारणाभ्यास कैसे कराएंगे? श्याम पट पर लिख करके। जैसे अब हमारा अगला शब्द कठिन है अगणित, तो हम इसको बोल करके पूछेंगे ये क्या लिखा है? अगणित के आंसर मिलने के बाद जब बच्चे उच्चारणाभ्यास कर लेंगे उसको साफ कर देंगे। फिर लिखेंगे दिशाएं। दिशाएं, ये क्या लिखा है? दिशाएं। फिर उच्चारणाभ्यास होने के बाद इसको साफ कर लेंगे। इस तरह हम कम से कम 5 कठिन शब्दों का उच्चारणाभ्यास करवाएंगे। फिर छात्राध्यापिका क्या करवाएगी? अनुकरण वाचन। वाचन होगा कि पठन? पठन। पठन। अनुकरण पठन। फिर कुछ छात्रों से छात्राध्यापिका उसी कविता को पढ़ने का आदेश देगी और जो उनके द्वारा त्रुटियां होंगी उन त्रुटियों को बोल करके शुद्ध कराएगी। अनुकरण पठन के बाद फिर हमारा आ जाएगा केंद्रीय भाव ग्राह्यता प्रश्न। गद्य में क्या था? बोध प्रश्न था ना? इसमें थोड़ा सा हेडिंग का नाम बदल रहा है वही केंद्रीय भाव ग्राह्यता। देखते रहना कि वो रिकॉर्डिंग हो रही है। केंद्रीय भाव ग्राह्यता प्रश्न यानी कि जिस तरह गद्य में आपने सरल प्रश्न पूछे थे उसी तरह हम पद्य में भी 3 प्रश्न पूछेंगे, सरल होंगे। तो क्या होगा हमारा अगला क्वेश्चन? प्रस्तुत कविता में कवि किसकी जय बोलने को कह रहा है? आंसर आएगा वीरों की। दूसरा क्वेश्चन होगा किसने अस्थियां जलाकर चिंगारी छटकाई है? आंसर में वीरों की। फिर प्रस्तुत कविता में किसका वर्णन किया गया है? तो देशभक्ति का वर्णन किया गया है। अब इसके बाद केंद्रीय भाव ग्राह्यता प्रश्न के बाद फिर हमारा क्या होगा? हाँ, क्योंकि हमने गद्य में शब्दार्थ कार्य किया था और अब हम क्या करेंगे? काठिन्य। काठिन्य का मतलब जो कठिन शब्द है, काठिन्य निवारण, कठिन शब्दों का अर्थ बताया जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे? शब्द और अर्थ। इसमें हम विधि विवरण का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ शब्द अर्थ बताएंगे। क्योंकि जो कविता है वो थोड़ा कठिन होती है तो उसके शब्द भी कठिन है, तो सीधे डायरेक्ट ही हम बताएंगे। तो जय बोल हमारा क्या शब्द है? अगला जय बोल। इसका मीनिंग क्या होगा? इसका अर्थ आप बता देंगे कि विजय का गान करना। अगला शब्द है प्रेम। प्रेम का अर्थ है स्नेह ना, स्नेह। फिर अगणित। अगणित का अर्थ है अनगिनत। फिर हमारा क्या होगा? पथ। पथ का मीनिंग क्या है? रास्ता। तो इनके सबके मीनिंग हम लिख देंगे। फिर अगला स्टेप क्या होगा? श्यामपट एवं निरीक्षण कार्य। श्यामपट एवं निरीक्षण कार्य। तो छात्राध्यापिका सभी छात्रों को अपनी उत्तर पुस्तिका में शब्दार्थ लिखने का आदेश देगी तथा कक्षा में घूम कर उनके कार्यों का निरीक्षण करेगी। श्यामपट और निरीक्षण कार्य के बाद फिर क्या होगा? भाव व्याख्या। हाँ, अब
आपका पद का थोड़ा सा फर्क हो गया है, क्योंकि इसमें हमको एक एक पंक्ति का अर्थ बताना है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, आपने 12 पंक्तियों की कविता ली तो उसको 3 भाग में डिवाइड किया, 4 4 4। तो पहले के 4 भाग जो पंक्तियां हैं उनका हम संकेत लिखेंगे और फिर हम उनको बोलेंगे। सिर्फ 4 लाइनों का करेंगे बेटा। तो अब पहले क्या करेंगे, संकेत। संकेत में क्या लिखेंगे, कलम जय बोल। पहली 4 लाइनें हैं। अब हमारा भाव व्याख्या प्रश्न उन्हीं 4 लाइनों से ही होगा, पूरी कविता से नहीं। भाव व्याख्या प्रश्न हम सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 3 पूछे। कौन वेदी पर चढ़ गए, वीर। भाई शुरू की 4 पंक्तियों में यही होगा। फिर दूसरा है वीर कैसी वेदी पर चढ़ गए, पुण्य की वेदी पर। फिर है वीरों ने किसका मोल नहीं मांगा, वीरों ने अपनी गर्दन का मोल नहीं मांगा। तो इतना भाव व्याख्या प्रश्न हो गए। अब हमारा है अगला संक्षिप्त स्पष्टीकरण। संक्षिप्त जरूर लिखेंगे, जिससे कि अगर हम किसी शब्द का अर्थ नहीं बता पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। संक्षिप्त का मतलब ही है इन शॉर्ट में। ठीक है, तो स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण का मतलब क्या होता है, व्याख्या करना, समझाना। अब हम उन्हीं 4 लाइनों की व्याख्या अपने सरल शब्दों में करेंगे। तो यहाँ पर लिखी जाएगी वो व्याख्या। इसके बाद फिर संकेत आएगा और अगली जो 4 पंक्तियां हैं उनका लिखा जाएगा। फिर भाव व्याख्या प्रश्न उन 4 पंक्तियों से पूछेंगे, फिर उनसे संक्षिप्त स्पष्टीकरण करेंगे। फिर अगली 4 पंक्तियां जो हैं उनसे हम संकेत लिखकर भाव व्याख्या प्रश्न पूछकर संक्षिप्त स्पष्टीकरण कर देंगे। तो इस तरह हमने 3 बार संक्षिप्त स्पष्टीकरण कर दिया। अब जब 3 बार संक्षिप्त स्पष्टीकरण हो गया है तो इसके बाद हम एक बार फिर आदर्श पाठ करेंगे। रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है। अब द्वितीय आदर्श पाठ हमारा होगा, आप बोल दीजिए वहीं से। अरे साइन करो, अभी करना जरूरी है। द्वितीय आदर्श पाठ कर दिया है तो इसके बाद कविता को एक रूप प्रदान करने के लिए, क्योंकि 4 लाइन हमने 3 बार में की है ना, तो कविता को एक लाइन एक सार प्रदान करने के लिए, यानी कि कविता के भावों की अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए छात्राध्यापिका द्वितीय आदर्श पठन करेगी। एक आदर्श पठन तो आप पहले कर चुके थे, अब द्वितीय आदर्श पठन इसलिए करेंगे कविता के भावों की अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए। तो क्योंकि हमने 3 बार में अलग अलग पहले पढ़ाया है, तो अब एक साल हो जाए इसलिए दोबारा वैसे ही अर्थ नहीं बताएंगे, अर्थ हम बता चुके हैं, तो द्वितीय आदर्श पठन प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो ये द्वितीय आदर्श पठन हो गया। इसके बाद फिर हम क्या करवाएंगे, मौन पठन। मौन पठन करवाएंगे, सस्वर भी करवा सकते हैं। 6th और 7th में हम सस्वर पठन करवा सकते हैं। तो छात्राध्यापिका छात्रों को अपनी पुस्तक से उचित स्पष्ट शुद्ध वाणी में सस्वर पठन करने का आदेश देगी। अगर आप मौन पठन करा रहे हैं तो छात्राध्यापिका छात्रों को आंखों से देखते हुए, होठों से गुदगुदाते हुए कविता का मौन पठन करने का आदेश देगी। ठीक है, अब मौन पठन के बाद फिर हमारा क्या है, सौंदर्यानुभूत्यात्मक प्रश्न। उसमें विचार विश्लेषणात्मक थे ना, वही क्वेश्चन है सौंदर्यानुभूत्यात्मक प्रश्न।
इसमें भी हम 3 या 4 क्वेश्चन पूरी 12 लाइन की कविता से पूछेंगे, जो कि रिपीट नहीं होंगे, ना तो भाव व्याख्या प्रश्न और न केंद्रीय भाव ग्राह्यता प्रश्न से रिपीट नहीं होंगे। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने आज किसे वीरों की जय जय बोलने को कहा है? किसे कहा है? कलम को कहा है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, अब हम कविता की पंक्ति उठा सकते हैं, जिनके सिंहनाद से, वो पंक्ति हम लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, जिनके सिंहनाद से। उपर्युक्त पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए, या उपर्युक्त पंक्ति का क्या भाव है, इस तरह से हम पूछ सकते हैं। जिसके सिंहनाद से सहमी धरती रही डोल, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है? वीर रस। तो हमने देखिए काव्य सौंदर्य के तत्व से भी क्वेश्चन कर लिया, कविता का भाव भी हमने पूछ लिया। इस तरह से हमारे सौंदर्य अनुभूत्यात्मक प्रश्न से हम 3-4 क्वेश्चन पूछेंगे। जहां अगणित लघुद्वीप हमारे, तो ये जो अगणित लघुद्वीप कौन है? वीर है। अच्छा, अब इसके बाद फिर पुनरावृत्ति प्रश्न होंगे। जैसे गद्य में हमने पूछे थे, उसी तरह पद्य में भी हम क्वेश्चन पूछेंगे। उनके आंसर कॉपी में नहीं लिखे जाएंगे। 3-4 प्रश्न पुनरावृत्ति प्रश्न होंगे। अब पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद हमारा एक फिर कविता हमको पढ़नी है, बिना देखे। पाठ्य बहुत अच्छा लेसन प्लान होता है, इसमें देखिए कितने आप क्या है हमारा समानांतर पद्य। समानांतर पद्य यानी कि समान भाव की पंक्तियां, समान भाव की पंक्तियां। अब ये जो पंक्तियां है ना, ये किसी तीसरे पद्य से होंगी। एक पद्य आपका प्रस्तावना प्रश्न हो गया, दूसरा हो गया जो आपने पढ़ाया, तीसरा ये समान भाव की पंक्तियां। इसलिए कक्षा में काव्यमय वातावरण को बनाए रखने के लिए छात्राध्यापिका उसी कविता से संबंधित मिलती जुलती किसी कविता की पंक्तियों को पढ़ेगी। धीर तुम पढ़े चलो, धीर तुम पढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिमटी दहाड़, वो यहाँ पर लिखी जाएगी और उसको आप पढ़ेंगे। फिर समान भाव की पंक्तियों के बाद गृह कार्य। छात्राध्यापिका समस्त छात्रों को घर से